हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है जी हमारे चैनल द ट्विन प्रोस में। हम हाजिर हो गए हैं सोशियोलॉजी के चैप्टर चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी के फंसना पक्का है वीडियो के साथ। हर वीडियो में आपको बताया है, अभी तक आप समझ ही गए होंगे जी कि हाँ फंसना पक्का है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर रहे होंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर कर रहे होंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो उसके बाद कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं है, वीडियो अपने आप में काफी है। सिर्फ 3 चीजों का ध्यान देना है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखने हैं, आंसर बहुत अच्छे से देखना है और मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से देखना है। सीबीएसई वाले क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, ट्रिकी बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो से जो हम सीखेंगे उसको वो नहीं मिटा सकते। आपसे सारे आंसर वहां बन रहे होंगे। इसी के साथ सीधे वीडियो को चालू करते हैं और याद रखिए अब सब बनेंगे टॉपर। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, एग्रीकल्चर इज वेरी क्लोजली अटैच्ड टू द इंडियन सोसाइटी। तो जी हाँ भाई, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो प्राइमरली हम एक रूरल सोसाइटी है, जहां धीरे धीरे अब हमें अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा है। इंडिया के मेजोरिटी लोग रूरल एरिया में रहते हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 69% दे मेक देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर और रिलेटेड ऑक्यूपेशन, या तो एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड ऑक्यूपेशन वो करते हैं, उसी से उनका लाइवलीहुड चलता है। जिससे हमें समझ में आता है कि भाई इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव रिसोर्स है बहुत सारे इंडियंस के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है। हमारे मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर्स फेस्टिवल्स जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में बनाए जाते हैं, पोंगल हमारा तमिलनाडु में हो गया, बिहू हमारा असम में हो गया, बैसाखी पंजाब में हो गया, उगदी कर्नाटका में हो गया, ये तो कुछ नाम है, से बहुत सारे हैं। ये हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? हमारे मेन हार्वेस्ट सीजन में हम सेलिब्रेट करते हैं। हम न्यू एग्रीकल्चरल सीजन की बिगिनिंग कर रहे होते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में एग्रीकल्चर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमसे कितना ज्यादा अटैच्ड है। फिर इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्रेरियन स्ट्रक्चर? डिस्क्राइब द एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन द ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो भाई देखिए, द टर्म एग्रेरियन स्ट्रक्चर इज ऑफन यूज्ड टू रिफर टू द स्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग, कि भाई हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग जो है उसका स्ट्रक्चर क्या, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्योंकि भाई जो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है भाई? लैंड होता है। लैंड ही तो है जिसमें हम पूरी चीजें प्रोड्यूस कर रहे होंगे, तो ये हमें देखने को मिलता है। तो भाई जिस हिसाब से लैंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे जैसे लोगों को उसका एक्सेस होता है, उससे हमें रूरल क्लास स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे यहाँ लैंड ऐसा नहीं है ना सबको इक्वली मिला हुआ है, सबको अलग अलग तरीके से लैंड मिला हुआ है, अलग अलग रीजन में, अलग अलग विलेजेस में। और ऐसा भी नहीं है कि सबके पास लैंड का एक्सेस है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लैंड नहीं है। तो ये अलग अलग हमें लैंड की चीजें देखने को मिलती है। तो याद रखिए अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर विमेन की बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारे रीजन में विमेन को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनको लैंड की ओनरशिप ही नहीं दी जाती है। क्योंकि भाई हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारे पहले समय से चल रहा है, जैसे दिया हुआ प्रिवेलिंग पैट्रिलिनियल किनशिप सिस्टम एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस। इस समय के साथ ये एक जाता जाता है मेल सोसाइटी में आगे बढ़ता जाता है। पहले अगर फादर का है तो फिर सन का होता है और आगे बढ़ता है। विमेन को इसमें कोई पार्टी नहीं दिया जाता है बहुत सारे रीजन्स में, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर कंपेयर द कंडीशन ऑफ मीडियम एंड लार्ज लैंड ओनर्स टू दैट ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स एंड टेनेंट्स। अब इसको हम देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले अगर हम मीडियम और लार्ज लैंड ओनर्स की बात करते हैं तो भाई वो अच्छी कमाई कर लेते हैं कल्टीवेशन से, कई बार बहुत ज्यादा कर लेते हैं, नहीं तो सफिशिएंट तो वो कर ही लेते हैं। हालांकि ये बहुत डिपेंड करता है कि उस समय एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्ट है, उनके क्रॉप्स वगैरह, उनकी प्राइसेस क्या है, और भी बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे मानसून हो गया, भाई मानसून किस तरीके से रहा, उनका क्रॉप वगैरह का क्वालिटी क्या है, तो बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन ओवरऑल अच्छी कमाई वो कर लेते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स की अगर हम बात करते हैं तो भाई जो मिनिमम वेज होता है उससे भी कम उनको दिया जाता है। वो तो उनकी कमाई बहुत कम होती है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनकम बहुत लो है उनकी, और एम्प्लॉयमेंट बहुत इनसिक्योर होती है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल भर आपके पास एम्प्लॉयमेंट रहेगी। डेली वेज पर काम करते हैं, किसी दिन काम मिल जाता है, किसी दिन नहीं मिलता। मतलब ऐसा नहीं है कि साल भर इनके पास काम रहेगा। इसको हम बोलते हैं भाई अंडर एम्प्लॉयमेंट, याद रखिएगा। फिर टेनेंट्स की बात करते हैं, मतलब जो लैंड ओनर से लैंड रेंट पर लेते हैं, उस पर काम करते हैं, उनकी भाई बहुत कम इनकम होती है। उनको तो मेनली क्या करना पड़ता है भाई? लैंड ओनर्स को रेंट देना पड़ता है। तो कई बार हमें देखने को मिलता है कि 50 से 75% जो उनकी इनकम होती है क्रॉप से, वो तो लैंड में ही रेंट में ही चली जाती है। तो इतनी इनकम इनकी भी नहीं होती है। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर भाई वीडियो अभी तक दिख रहा है, लाइक जरूर करिए। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। इसके बाद, इन रूरल एरियाज देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लेन। अब बड़े बड़े हमारे थोड़े आंसर आ रहे हैं, अब इनको अच्छे से देखिएगा। तो भाई जी हाँ, रूरल एरिया में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है कास्ट एंड क्लास के बीच। ये जो रिलेशनशिप है ना, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हमें हमेशा ऐसा हम सोचते हैं कि भाई जो कास्ट सबसे ऊपर होगी वो क्लास में भी सबसे ऊपर होगी, या जो क्लास सबसे ऊपर होगी वो ऑब्वियसली सबसे हाई कास्ट के लोग होंगे। पर ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब दोनों चीजें हमेशा साथ में नहीं चल रही होती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, बहुत सारे एरिया में जो हाईएस्ट कास्ट होती है ब्राह्मण्स की, वो मेजर लैंड ओनर्स नहीं होते हैं।
बहुत सारे ऐसे रीजन है जहां पर हमें उनका इतना लैंड देखने को नहीं मिलता, उनके जो नीचे वाले क्लास वाले होते हैं वो ज्यादा लैंड ओन कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि जो कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे आ रहा है उसका सबसे ज्यादा लैंड है, ऐसा कभी नहीं होता है। होता ऊपर वालों के पास ही है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि जो सबसे ऊपर है उसका सबसे ज्यादा लैंड, जो सेकंड नंबर पर है उसका सेकंड नंबर पर लैंड, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिर यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि हर रीजन में 1 से 2 मेजर लैंड ओनिंग कास्ट होती है, मतलब जिनका सबसे ज्यादा लैंड होता है। तो भाई जो हमारे सोशियोलॉजिस्ट है एम.एन. श्रीनिवास, इन्हें उन ग्रुप को बोला है डोमिनेंट कास्ट। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। एग्जाम्पल क्या जाता है भाई लैंड ओनिंग ग्रुप्स का, हमारे जाट्स एंड राजपूत यूपी क्या जाते हैं, वोकालिगास लिंगायत हमारे कर्नाटका क्या जाते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सारा रीजन ऐसा भाई जहाँ अनटचेबल दलित का बारे में हमने पढ़ा हुआ है, उनको तो अलाउ ही नहीं करते कि आप लैंड ओन करें। भाई हमें तो कुल मिला के देखने को मिलता है कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है ना, मेनली लेबर वगैरह का काम वो कर रहे होते हैं, और कई बार तो वो भी नहीं करा जाता। जो अनटचेबल्स में आते हैं उन्हें तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो मेन यही है कि ऐसा नहीं है कि हमेशा टॉप क्लास वाले को ही सबसे ज्यादा लैंड मिलेगा, या जो कास्ट में सबसे ऊपर है वो हमेशा टॉप क्लास में आएगा, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, जो ऊपर आते हैं हायरार्की में उनको डेफिनेटली एक प्रॉफिट होता है, और जो नीचे आते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये हमें देखने को मिलता है। एक ये बड़ा आंसर है, अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आप इसके बदले और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो जो पॉइंट से एक आंसर फ्रेम हो सकता है तो वो मैं लाया, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। आंसर आप मन से लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम आपको एक्सप्लेन करना है, आंसर क्वेश्चन देना है। इसके बाद बॉक्स आता है, इसको आप खुद एक बार स्टॉप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हु वर जमींदार ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं प्री कॉलोनियल पीरियड की, मतलब ब्रिटिशर के आने से पहले, तो उस समय हम ये सोचते हैं भाई कि उस समय की जो डोमिनेंट कास्ट होंगी वही कल्टीवेटिंग कास्ट होंगी, वही कल्टीवेशन का काम करती होंगी, लेकिन वो लैंड के डायरेक्ट ओनर्स नहीं थे। इसके बदले हमें क्या देखने को मिलता था, जो रूलिंग ग्रुप्स होते थे, लोकल किंग हो गए या जमींदार हो गए, वो लैंड को कंट्रोल करते थे। और पेजेंट्स वगैरह या कल्टीवेटर हमें देखने को मिलते थे जो लैंड पर काम करते थे। मतलब लैंड किसका है, ओनर कौन है, लैंड के जमींदार वगैरह लोग रहते थे, जो ये रूलर्स हैं, किंग्स हैं, ये रहते थे। लेकिन ये बाकी लोग आकर उस पर काम कर रहे होते थे, और उसके बाद जो भी प्रोड्यूस है उसका कुछ पोर्शन उनको दे देते थे। ये हमें देखने को मिलता था। तो जब ब्रिटिशर इंडिया में आए तो उनने क्या किया, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कंट्रोल हर जगह जमा दिया। उनने कुछ जगह बोला भाई जो लोकल जमींदार हैं आप ही काम करो, और उनको प्रॉपर्टी राइट्स भी दे दिए, और बोला कि भाई आपको टैक्स कलेक्ट कर कर हमको देना है। तो ब्रिटिश के अंडर में क्या देखने को मिला, जो जमींदार थे उनको लैंड का कंट्रोल दे दिया था, पहले से ज्यादा पावर दे दी गई थी, और बोला गया था कि आपको लैंड रेवेन्यू लेना है, टैक्स लेना है, हमको देना है। तो जमींदार क्या करते थे, जितना टैक्स ब्रिटिशर को देना है वो तो देते ही देते थे, ऊपर से उनको देने का ट्राई करते थे, लेकिन ऊपर से अपना एक्स्ट्रा भी लेते थे। मतलब जितना ज्यादा पेजेंट्स वगैरह को लूट सकते हैं, कल्टीवेटर्स को लूट सकते हैं, उतना लूटने का ये ट्राई करते थे। ये हमने हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा हुआ है। फिर इसके बाद व्हाट इज मेंट बाय जमींदारी सिस्टम, व्हाट वर इट्स इफेक्ट। तो सेम ही आंसर है लगभग। तो ऊपर वाला वही सब लिखेंगे जो मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटिश जब आए इंडिया में तो उन्होंने कैसे जमींदार को लैंड प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह दिए, कैसे उनसे बोला कि आप टैक्स कलेक्ट करो, उन्होंने कैसे लूटा। इसके बाद मेन हमें जो इसका रिजल्ट देखने को मिल रहे थे वो ये था कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था ना वो डिक्लाइन हो गया था, या तो स्टेगनेंट आप लिख सकते हैं, डिक्लाइन लिख सकते हैं, कि वो गिरने लगा था, रुक गया था, ग्रोथ नहीं हो रही थी उसकी ब्रिटिश रूल में। रीजन सिंपल है कि जो पेजेंट्स थे वो चले जा रहे थे। उनका कहना था, कई बार तो चले जाते थे, बोलते थे नहीं भाई लैंड लॉर्ड्स जो है बहुत ज्यादा हमको दबा के रखते हैं, और कई बार हमें देखने को मिलता था फेमाइंस हो जाते थे, कई बार वॉर होती थी तो बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी। तो बहुत सारे रीजन थे जिस वजह से वहां पर हमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। फिर अगला आता है एक्सप्लेन द रैयतवारी सिस्टम। अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर ब्रिटिश लोग ना डायरेक्टली भी रूल करते थे, कई जगह जमींदार हो गए, कई जगह डायरेक्टली रूल करते थे। और यहाँ पर फिर हमें रैयतवारी सिस्टम देखने को मिलता है लैंड सेटलमेंट का। रायत का मतलब होता है कल्टीवेटर तेलुगु में, ये चीज याद रखिएगा। तो इस सिस्टम में क्या होता था, जो एक्चुअल कल्टीवेटर होते थे, मतलब जो खुद कई बार हमें लैंडलॉर्ड देखने को मिलते थे, वो कल्टीवेटर्स नहीं है जो आकर किसी के लैंड में काम कर रहे हैं, वो खुद अपनी एक पावर होल्ड करते थे, वो खुद हमें लैंडलॉर्ड्स के रूप में देखने को मिलते थे, और ये रिस्पॉन्सिबल होते थे टैक्स पे करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रिटिशर है वो जमींदार से कनेक्टेड है, फिर जमींदार बाकी कल्टीवेटर से कनेक्टेड है, नहीं, जमींदार को हटा दिया गया, डायरेक्ट लिंक यहाँ पर बना दिया गया था। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली ये लैंडलॉर्ड्स या फिर फार्मर से कनेक्टेड थी। तो इससे क्या होता था भाई, टैक्स का बर्डन वगैरह भी कम हो जाता था, और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिलता था कि अब लोग और अच्छे से एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते थे। भाई लैंड उनका है, वो मेहनत करेंगे, उनका सरप्लस बचेगा, उनकी भी कमाई होगी, तो लोगों का भी मन होता है काम करने का। तो इस सब में फिर हमें देखने को मिल रहा था भाई, जब ये चीजें हो रही थी ना, ये बर्डन वगैरह खत्म हो गया था थोड़ा, अब प्रोडक्शन बढ़ रहा था और लोग एक प्रॉस्परस लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहे थे। फिर थ्रो सम लाइट ऑन नेहरू's पॉलिसी ऑफ प्लान डेवलपमेंट दैट फोकस्ड एग्रेरियन रिफॉर्म्स एज वेल एज इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसमें सीधे मैं नोट्स लेकर आ गया हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप नोट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो देखिए, सबसे पहले जमींदारी को अबॉलिश कर दिया गया था, बीच के जितने भी लोग थे उनको हटा दिया गया था। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव लॉ हमें देखने को मिलता है। फिर टेनेंसी एबॉलिशन, मतलब वही था ना कि लोग दूसरों का लैंड उस पर लीज पर लेते थे, उस पर काम करते थे, फिर थोड़ा बहुत प्रोड्यूस उनको दे देते थे। गवर्नमेंट ने ट्राई किया इसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और रेगुलेशन भी लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। वेस्ट बंगाल, केरला की बात करते तो यहाँ पर हमें एक कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली थी भाई एग्रेरियन स्ट्रक्चर की, और बहुत सारे लैंड यहाँ पर हमें राइट्स जो थे, लैंड राइट्स थे, वो टेनेंट्स को देते हुए देखने को मिले थे। मतलब टेनेंट्स की जो लाइफ है उसको सुधारने का काम किया जा रहा था। फिर लैंड सीलिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक जन बहुत सारा लैंड रखा हुआ, एक लिमिट लगा दी गई थी ऊपर की भाई आप इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकते हैं, और अगर उससे ज्यादा लैंड था तो फिर गवर्नमेंट लेकर अपने हिसाब से उसका पूरा काम कर रही थी। और इसके बाद यही है, जैसे सरप्लस लैंड होता था किसी के पास तो उसको SC ST को दे दिया जाता था, या उन लोगों को दे दिया जाता था जो लैंडलेस है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ST SC हमें लैंडलेस देखने को मिलते थे। लेकिन हमें यहाँ देखने को क्या मिलता है, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा लैंड होता था ना, तो वो लैंड की ओनरशिप या तो अपने फैमिली वालों को दे देते थे, अपने सर्वेंट्स को दे देते थे, इसको बोलते थे बेनामी ट्रांसफर, और ये करके वो इस चीज से बचने का ट्राई करते थे। तो एक इंपॉर्टेंट आंसर आता है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रीन रिवॉल्यूशन, भाई हमने इसके बारे में बहुत पढ़ा हुआ है। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक गवर्नमेंट प्रोग्राम था भाई, एग्रीकल्चर में थोड़ा सा मॉडर्न उसको करने में, मॉडर्नाइजेशन के लिए रहा था। इसको मेनली फंड किया था इंटरनेशनल एजेंसीज ने, जिनका मेनली एम भाई ये था कि जो HYV सीड्स होते हैं, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी वाले सीड्स होते हैं, साथ साथ पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर और हमारे जितने भी इनपुट्स होते हैं फार्मर को दिए जाए, जिससे हाई क्वालिटी प्रोडक्शन हमें देखने को मिले और ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन देखने को मिले। अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो मेनली भाई उन एरिया में इंट्रोड्यूस किया गया था जहां पर इरिगेशन पहले से अच्छा है, क्योंकि जो ये सीड्स होते हैं इनमें अच्छा इरिगेशन लगता है, ऊपर से पेस्टिसाइड्स वगैरह फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, तो सब चीजें वहां सही होना चाहिए। तो ऐसी जगह पर नहीं किया गया था जहां पर एग्रीकल्चर की हालत बहुत खराब है, जहां पहले से ठीक ठीक थी वहां पर हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टिंग में देखने को मिला था। तो भाई नए वगैरह सीड्स आ रहे थे, नए मेथड्स हमें देखने को मिल रहे थे। मेनली टारगेट किया गया था व्हीट और राइस ग्रोइंग एरियाज को। इसका जैसे दिया हुआ है कुछ कुछ ही ऐसे एरिया थे, जैसे पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स हो गए, जहां पर हमें पहला वेव ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत अच्छे से देखने को मिला था। यहाँ पर यहाँ के लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। इसके बाद भाई रैपिड सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। भाई सीधी बात है कि जब आप ये करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली वहां के फार्मरों को भी प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट स्टडी वगैरह कर रहे थे, डिबेट्स हमें देखने को मिल रहे थे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या इंपैक्ट्स है हमारी सोसाइटी में। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एकदम से बढ़ गई थी भाई, न्यू टेक्नोलॉजी भी आ रही थी और ये बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी ना। इंडिया बहुत समय के बाद सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फूड ग्रेन में। अब हमें किसी और कंट्री से फूड इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। बहुत समय बाद हम ऐसे हो गए थे कि भाई अब हम भी थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट हो गए, अपना काम कर सकते हैं। तो एक मेजर अचीवमेंट बोला जाता है हमारी गवर्नमेंट का और साइंटिस्ट का, जिसने अपने इसमें एफर्ट्स दिए हुए हैं ना, ये आता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके हमें नेगेटिव इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अब वो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है वो आगे वाले क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा आंसर राइटिंग प्रीमियम कोर्स नहीं लिया है तो बिल्कुल इसको लीजिए। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स हैं। अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं, आंसर फ्रेमिंग की सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी। बोर्ड एग्जाम में आपको इतना मजा आ रहा होगा आंसर लिखने में जिसकी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि आप चेकर को बता रहे होंगे कि आपको अपने आंसर के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो आप बिल्कुल हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर ट्रेलर वगैरह भी आप देख सकते हैं, टीजर हमने डाला हुआ है। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। पहले इसका प्राइस बढ़ाया जा रहा था, लेकिन आप लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि अभी हमने इसका प्राइस 99 पर ही फिक्स कर दिया है। अभी पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन अभी तो आपके लिए है। इसके बाद मेंशन द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो बहुत सारे थे भाई, बात कर लेते हैं। पहला है मीडियम और लार्ज फार्मर को बेनिफिट हो रहा था नई टेक्नोलॉजी से। जो गरीब लोग हैं वो इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। और भाई जो फार्मर सरप्लस प्रोड्यूस कर पा रहे थे, मतलब खुद के लिए, तो भाई पूरा जितना प्रोड्यूस किया खुद का भी काम हो गया, उसके बाद बहुत सारा बच रहा था जो मार्केट में बेच सकते हैं, उनको सबसे ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करते हैं 1960s और 70s के, जो नई टेक्नोलॉजी आई थी उन्हें रूरल सोसाइटी में इनइक्वालिटी को इंक्रीज कर दिया था। जिन लोगों ने प्रॉफिट उठा लिया, जो पहले से अच्छे उसमें थे भाई, तो उनको बेनिफिट मिल गया, बाकी लोग एकदम से दब गए। ये हमें देखने को मिल रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेनेंट कल्टीवेटर्स। अब ये क्यों देखने को मिलता है भाई, जो लोग किसी और के लैंड में काम करते थे, तो जो वो लैंड ओनर्स थे, अब उनको लगा यार ग्रीन रिवॉल्यूशन का तो अच्छा फायदा उठाना चाहिए, तो वो इन लोगों को भगाने लगे कि भाई हमारा लैंड हमको वापस करो। अब ये लोग बेचारे क्या करते, तो फिर अलग अलग जगह पर जाकर जॉब ढूंढ रहे थे। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो भाई जो रिच लोग थे वो और रिच हो गए, जो पुअर लोग थे वो और पुअर हमें देखने को मिलते हैं। फिर भाई कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप्स थे जिनकी सर्विसेज का वो काम करते थे, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज वो करते थे, लेकिन अब मशीन्स आ गई तो भाई उनकी जॉब भी उनसे छिन गई थी। तो मेनली जो ग्रीन रिवॉल्यूशन का एक अल्टीमेट आउटकम बोला गया है वो है डिफरेंशिएशन।
रईस और रईस हो गए, गरीब और गरीब हमें देखने को मिल रहे थे। इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही थी भाई, इतना खर्चा हो रहा था अब लोगों का, उसके बाद मार्केट में जाकर ये सामान बेच रहे थे। बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि आपके क्रॉप्स कैसे उगेंगे, तो लाइवलीहुड की इनसिक्योरिटी भी अब बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रही थी। तो रीजनल इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। कुछ ऐसे स्टेट्स थे भाई जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे थे, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो बहुत पीछे रह गए थे। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। राइट साइड वाली बॉक्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसको भी आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद ये बॉक्स आता है, ये भी आप एक बार देख लीजिएगा। Several profound transformations in the nature of social relation in rural areas took place in the post-independence period. Explain. अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई, बहुत सारे हमें देखने को मिल रहे थे, प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा था। अब उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला है भाई, अब एग्रीकल्चर लेबर में इंक्रीज आ रहा था, क्योंकि अब कल्टीवेशन और ज्यादा इंटेंसिव हमें देखने को मिल रहा था। पहले क्या होता था, पेमेंट काइंड में करते थे, मतलब ग्रीन वगैरह दे देते थे, लेकिन अब पेमेंट कैश में किया जा रहा था। उसके बाद जो ट्रेडिशनल बॉन्ड्स थे, आपने सुना होगा बंधुआ मजदूर वालों के बारे में, आपने सुना होगा कि वो चल रहे हैं, उनको मजदूर बना दिया गया, उनके पूरे पूर्वज भी उसी चीज में लगे रहे, वो भी उसी में रहते थे। अब कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ट्रेडिशन जो है वो लूज हो रहा था, अब हमें ये चीज हटते हुए देखने को मिल रही थी। फ्री वेज लेबर सब आ रहे थे, एक नई क्लास आ रही थी। फ्री वेज लेबर मतलब कौन होते हैं, जिनको फ्रीडम है कि वो किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, उनको जहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जहां उनको सबसे अच्छा लगेगा, उधर जाके काम करेंगे। अब किसी की वो एक मजदूरी टाइप की नहीं कर रहे हैं कि आपने उनको बांध के रख लिया, आपको उनको एक्सप्लॉइट इतना नहीं कर पा रहा था, हालांकि फिर भी अलग तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, वो भी हम देखते हैं। फिर व्हाट डज जैन ब्रीमैन मेंट बाय पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉइटेशन। भाई देखिए, द चेंज इन द नेचर ऑफ रिलेशनशिप, किसके बीच में रिलेशनशिप, बिटवीन लैंडलॉर्ड्स जो मोस्ट ऑफ द टाइम भाई डोमिनेंट कास्ट के होते थे, एग्रीकल्चरल वर्कर जो लो कास्ट के होते थे यूजुअली, उनके बीच का जो रिलेशन है उसको भाई ये सोशियोलॉजिस्ट जैन ब्रेमेन ने डिस्क्राइब किया, शिफ्ट फ्रॉम पैट्रोनेज टू एक्सप्लॉइटेशन। शॉर्ट उसमें आपको आएगा। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस थे जो बहुत सारे एरियाज में हमें देखने को मिल रहे थे। मेनली हमें देखने को मिल रहे थे उन एग्रीकल्चर में जो अब ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो रहा है, मतलब मार्केट में जाकर हम बेचने वगैरह की बात कर रहे हैं, सिर्फ लाइवलीहुड के लिए नहीं रख रहे हैं उसको। यह हमें मेनली देखने को मिल रहा था, जहां पर क्रॉप्स को मेनली ग्रो किया जाता था मार्केट में सेल करने के लिए। तो छोटा सा आंसर है, लेकिन याद रखिएगा। फिर राइट अ नोट ऑन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अब इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए भाई, ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा था लेबर रिलेशंस में, जैसा भी हमने देखा बहुत चेंजेस हो रहे थे। तो कुछ स्कॉलर ने बोला कि भाई एक ट्रांजिशन है टू कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर। अब इसको हम देख लेते हैं। अब भाई जो कल्टीवेशन था ना, वो ज्यादा कमर्शियलाइज्ड हो रहा था रूरल एरियाज में, मतलब अब कुल मिला के हम वाइडर इकोनॉमी से कनेक्ट हो रहे थे। पहले ऐसा होता था, लोग उगाते थे अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए कि भाई हम खा पी लेंगे, थोड़ा बहुत सरप्लस बचेगा तो कहीं बेच देंगे, लेकिन अब मेन इकोनॉमी को टारगेट करा जा रहा था, ऐसा उगाया जा रहा था कि इसको मार्केट में बेचकर प्रॉफिट अर्न किया जा सके ना। तो ये भी चीज हुई, तो भाई बहुत ज्यादा मनी का फ्लो विलेजेस में हमें देखने को मिला, जिसके बाद बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन एक चीज हमें समझना चाहिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है ना रूरल इकोनॉमी में, ये सबसे पहले कॉलोनियल पीरियड में चालू हुआ था। तो एक हल्की सी पॉजिटिव चीज हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे रीजन में 19th सेंचुरी में, जैसे दिया हुआ लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड इन महाराष्ट्र, वो कॉटन सिविलाइजेशन कल्टीवेशन को दे दिए गए थे। तो इससे क्या हुआ भाई, जो कॉटन फार्मर थे वो डायरेक्टली वर्ल्ड मार्केट के कनेक्ट में आ गए थे, क्योंकि कॉटन की बहुत ज्यादा डिमांड रहती थी। लेकिन फिर भी अगर हम बोलते हैं भाई पेस और स्प्रेड की, तो ये जो बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड में हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ। इंडिपेंडेंस का तो हमारे गवर्नमेंट ने बहुत नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नए नए वो अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह लेकर आए, बहुत सारी उन्हें मदद करी हमारे लोगों की, जिसके बाद फिर हमें एकदम रैपिड इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, याद रखिएगा। रिसेंटली लॉन्च दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना भी है, जिसका मेन एफर्ट है हमारी इंडियन गवर्नमेंट का इसी डायरेक्शन में कि भाई रूरल डेवलपमेंट हम कर सकें। जैसे अलग अलग हमें चीजें देखने को मिल सकती है कि पूरा एग्रेरियन स्ट्रक्चर हम बदलें, और सोसाइटी जो रूरल सोसाइटी उसको भी एक अच्छे पॉजिटिव वे में हम चेंज कर सकें। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। एक और चीज बोल देता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, चैनल पर हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आती हैं, लाइन बाय लाइन पूरा एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाते हैं, एक बॉक्स हम आपको पढ़ाते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है सब कुछ आपको बताया जाता है। तो अगर ये फंसना पक्का सीरीज आपको डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि इसमें थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखिएगा। हाउ रूरल सोसाइटी स्ट्रक्चर वाज अल्टर्ड बाय एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कैसे इसमें हम चेंज देखने को मिल रहा था, कैसे चेंज हो रही थी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बाद। तो देखिए, वन वे इन विच रूरल सोसाइटी स्ट्रक्चर वाज अल्टर्ड बाय agriculture development since the 1960s was through the enrichment of the medium and large farmer who adopted the new technologies। नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे थे, तो ऑब्वियस बात है भाई हमें चेंज देखने को मिलेगा। कौन कर रहे थे, मीडियम और लार्ज फार्मर्स। बहुत सारे रिच रीजन थे भाई, जैसे हमने कोस्टल आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, सेंट्रल गुजरात हो गया, जहां भी फार्मर अच्छे थे भाई, अच्छा पैसे वाले फार्मर थे, डोमिनेट कास्ट के थे। अब उनने क्या किया भाई, इन्वेस्ट करना चालू किया। जितना भी एग्रीकल्चर से प्रॉफिट आता था उसको अलग अलग बिजनेस वेंचर्स में वो इन्वेस्ट करते थे। इससे क्या हुआ भाई, अब हमें नए नए एंटरप्रेन्योर्स देखने को मिल रहे थे, नए नए ऐसे ग्रुप्स आ रहे थे जो सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, बाकी जगह से भी अर्न कर रहे हैं, बाकी जगह भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हमें एक चीज देखने को मिल रही थी। तो बहुत सारे लोग भाई अब रूरल एरिया से जा चुके थे, टाउन्स वगैरह में जा रहे थे, डेवलपिंग रीजन में जा रहे थे, और हमें न्यू
एक रीजनल एलिट्स देखने को अब मिल रहे थे जो कि बहुत इकोनॉमिकली भी अच्छे थे और पॉलिटिकल डोमिनेशन भी वो रख रहे थे। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। फिर साथ ही साथ भाई एजुकेशन भी अब बढ़ा था, पैसा आएगा तो आप अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे, आप नई नई चीजें सिखा पाएंगे उनको। तब जो इनके बच्चे थे भाई वो भी अच्छी अच्छी जॉब में जा रहे थे, तो हमें न्यू रूरल एलिट्स देखने को मिले जो अपने बच्चों को भी अब एजुकेट कर रहे थे, एजुकेशन भी अब ग्रो कर रहा था, है ना। इसके बाद अब हमें देखने को मिलता है एरिया ऑफ रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कल्टीवेटिंग ग्रुप्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड देमसेल्व्स इनटू डायनामिक एंटरप्रेन्योर रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास। तो मतलब पहले भाई ये हम बोल सकते हैं कल्टीवेटिंग ग्रुप्स होते थे, लेकिन अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी बढ़ रहे हैं, रूरल अर्बन डोमिनेंट क्लास अब ये बन चुके हैं। तो बट फिर भी एक और चीज इसमें आती है भाई, ये तो हमने बात कर ली उन एरियाज की जहां पर फार्मर पहले से अच्छे थे और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे। कुछ एरिया जैसे ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहाँ इतने इफेक्टिव लैंड रिफॉर्म नहीं हुए, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, यहाँ हमें इतने चेंजेस देखने को नहीं मिले, ना लोगों में चेंजेस आए ना यहाँ पर ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद अगला आता है केरला हैव अंडरगोन अ डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन। केरला की अगर हम बात करते हैं ना भाई, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल वे में भी लोग इकट्ठा होते हुए हमें दिख रहे थे, रीडिस्ट्रीब्यूटिव मेजर्स यहाँ के बहुत अच्छे थे, इन लोग एक्सटर्नल इकोनॉमी से लिंक थे, जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है भाई कि यहाँ पर ना एक अलग तरीके से चीजें हो रही थी, एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन हमें यहाँ का देखना मिल रहा था। भाई हम बोलते हैं मेनली एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थे, रूरल सोसाइटी थी जो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड थी, लेकिन ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी थी, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था यहाँ पर, एग्रीकल्चर के साथ साथ बाकी चीजें भी हो रही थी, जैसे इनका एक वाइड नेटवर्क था रिटेल सेल्स का और सर्विसेज का, ये भी चीजें प्रोवाइड करते थे, तो इससे भी इनका प्रॉफिट हो रहा था एरिया का। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो किस चीज पर डिपेंडेंट है कि फॉरेन से उनको पैसा मिलेगा, बहुत चीजों से मिलता है। अगर आप वहां से कोई बिजनेस में कनेक्टेड है, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर वहां रहते हैं तो उनको सैलरी मिलती है, तो वो आपको पेमेंट भेजते हैं इधर पर, तो मेनली रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड पर ये डिपेंडेंट थे। तो ये हमें एक अलग केरला का मॉडल देखने को मिल जाता है। इसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेंट एग्रीकल्चरल लेबर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन रूरल सोसाइटी स्पेशली रूरल वुमेन। अब इसको हम देखते हैं। तो देखिए एक और बहुत बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का, कि अब ग्रोथ हो रही थी माइग्रेंट एग्रीकल्चरल लेबर की, जो मतलब कहीं और जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। पहले एक ट्रेडिशनल बॉन्ड चलता था, आप हिस्ट्री वगैरह में देखेंगे कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स जो रहते थे वो कनेक्टेड रहते थे टेनेंट से, लेबर से, उनको काम वगैरह देते थे, अपने इन लोग रेंट पर ले लेते थे, उसमें काम करते थे। फिर हमने भाई बॉन्डेज लेबर के बारे में भी पढ़ा, तो पहले ट्रेडिशनल चीजें चलती थी, लेकिन अब चीजें चेंज हो रही थी। अब मेनली क्या हो रहा था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जो ऐसे एरिया जो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे थे, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे थे, जैसे पंजाब हो गए, यहाँ पर बहुत ज्यादा लेबर की डिमांड थी। जब डिमांड बढ़ेगी भाई तो वहां पर लोग भी पहुंचते हैं जॉब करने के लिए, वो हमें देखने को मिल रहा था। और भी रीजन थे, एक रीजन ये था कि भाई बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी रूरल एरिया में इंक्रीज हो रही थी मिड 1990s में, जिसके बाद वहां के लोगों को ना बहुत सारे अलग अलग ऑक्यूपेशन करना पड़ते थे अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए, तो इसलिए अलग अलग ऑक्यूपेशन वो करते थे। तो जहां उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती थी वो वहां पर काम करने को चले जाते थे। ऐसा नहीं है साल भर जाते थे, जब उनको लगता था एग्रीकल्चर का सीजन है उस समय काम करने चले जाते थे, जब लगता था एग्रीकल्चर का काम नहीं तो कहीं और काम करने चले जाते थे, लेबर वगैरह का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन साइट्स में काम करते थे। तो अलग अलग हमें चीजें देखने को मिलती है कि भाई बेटर वेजेस मिलेंगे, विमेन्स को, चिल्ड्रन को अपने विलेजेस में छोड़कर जाते थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी विलेजेस में छोड़कर जाते थे, खुद काम करने जाते थे। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर है ना, ये जो इनके ड्रॉट प्रोन एरियाज है जहां पर इतना एग्रीकल्चर नहीं होता है, जो प्रोडक्टिव रीजन नहीं है, वहां से निकलकर उन एरिया में जाते थे जहां पर सब चीजें सही है। तो इनको भाई जैन ब्रीमैन ने बोला है फुट लूज लेबर, लेकिन इससे मीनिंग में सब जगह कि इनको बहुत फ्रीडम मिल रही है, ऐसा नहीं है। इनकी स्टडी ने बताया कि जो लैंडलेस वर्कर थे उनको तो बहुत सारे राइट्स मिलते ही नहीं थे, मिनिमम वेज तक उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता था, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता था। और एक और चीज हमें देखने को मिलती है कि जिस रीजन में एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा है, तो वहां के जो बड़े बड़े फार्मर होते थे ना, वहां के लोकल लेबरों को काम करने नहीं बुलाते थे, ये लोग जो माइग्रेंट लेबर है उनको बुलाते थे। रीजन क्या है कि उनको हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बेचारे यहाँ पर काम करने आए तो कम भी पेमेंट करेंगे, एक्सप्लॉइट भी पूरी तरीके से करेंगे, अपना पूरा काम निकलवाएंगे। ये चीज हमें देखने को मिलती थी। लेकिन इसका एक पॉजिटिव चीज ये हुआ भाई, जैसे मेल जो है वो बाहर चले जाते थे काम करने के लिए, तो अब उनके विलेजेस में एग्रीकल्चर कौन संभालेगा, लैंड वगैरह कौन संभालेगा, तो यहाँ पर अब फीमेल सामने आई। तो भाई हमें फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स भी देखने को मिला, यहाँ पर अब फीमेल भी आगे बढ़ रही थी। और जो सोसाइटी में बोला जाता था कि फीमेल को लैंड वगैरह से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, उनको घर वगैरह संभालना चाहिए, तो भाई अब हमें चीजें चेंज होती हुई दिख रही थी। तो एक पॉजिटिव चीज हमें इसकी देखने को मिलती है। फिर एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चरल एंड रूरल सोसाइटी। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हमें देखने को मिलता है। जैसे कि भाई अब हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ चुके हैं, जब इनसे जुड़ते हैं तो इनकी रेगुलेशन को भी हमको फॉलो करना पड़ता है। तो इंडिया को अपना मार्केट ओपन करना पड़ा बाहर की कंट्रीज के लिए, कि मतलब भाई अब आप अपना यहाँ सामान आकर बेच सकते हो, तो हम इंपोर्ट्स के लिए भी ओपन हुए।
बहुत समय बाद भाई अब इंडिया के जो फार्मर थे उनको एक्सपोज किया गया था कंपटीशन के लिए ग्लोबल मार्केट से, कि भाई अब आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, बाहर के लोग भी यहाँ सामान भेजेंगे, कंपटीशन हमें देखने को मिलने वाला है। तो इसके बाद रिसेंटली इंडिया ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम व्हीट इंपोर्ट करेंगे। पहले क्या होता था, जब हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे, मतलब हमारे पास इतना नहीं हो पाता था कि हम अपने खुद के क्रॉप उगा पाए, तो अमेरिका वगैरह से हम मंगवाते थे। इंडिया में मैंने आपको पहले ही बताया हम इंपोर्ट करवाते थे। तब फिर से लोगों के मन में डर आया, कंट्रोवर्शियल लगा कि भाई हम फिर से इंपोर्ट करा रहे हैं, तो कहीं खतरा, फिर से वही पुरानी वाली मेमोरी हमारे सामने आ गई। ये चीजें हमें देखने को मिलती है। बाकी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो फार्मर्स पर रूरल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है। अलग अलग चीजें होती हैं, जब बाहर का कंपटीशन बढ़ता है, आप भी अपने प्रोडक्ट अच्छे कर रहे होते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हैं और हमें इंडिया मार्केट में फॉरेन की चीजें भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ एक और हमें ग्लोबलाइजेशन की चीज देखने को मिली है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं। किस सेक्टर में आ गई हैं? वो एग्रीकल्चरल इनपुट सेल करती हैं, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, ये सेल करने का वो काम कर रही हैं। ये हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो भाई देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए ग्लोबलाइजेशन जो एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिला ना, तो कुछ रीजन है जैसे पंजाब और कर्नाटका हो गया, यहाँ पर फार्मर्स डायरेक्टली किसके कॉन्ट्रैक्ट में आ गए भाई? मल्टीनेशनल कंपनी में, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जहां पर बोला कि उनने आपको कुछ क्रॉप्स बताए, वो क्रॉप्स हम उगाएंगे और उसके बदले कंपनी वगैरह उनको पूरा पे करती थी ना। ये चीज हमें देखने को मिली। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है भाई? कंपनी आइडेंटिफाई करेगी कौन सा क्रॉप आपको उगाना है, सीड्स वगैरह देगी, इनपुट्स वगैरह देगी, पूरा आपको नॉलेज देगी कि कैसे आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे। साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल भी कई बार प्रोवाइड करती है ना, तो हमें ये चीजें देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है भाई? रिटर्न में फार्मर को अश्योरिटी दी जाती है, पहले ही एक प्राइस फिक्स कर ली जाती है कि आप हमारे लिए ये चीज उगाइए, इसके लिए इतनी प्राइस हम आपको देंगे। तो फार्मरों को अपना प्रॉफिट दिख रहा होता है, तो वो उनके लिए काम करते हैं ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वेरी आजकल कॉमन अगर हम चीज की बात करते हैं तो कट फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, जैसे ग्रेप्स हो गया, फिक्स हो गया, एक्सेट्रा, कॉटन, ऑयल सीड्स आप देख लीजिए। तो ये सब आजकल बहुत ज्यादा फेमस हमें देखने को मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। देखिए हमें ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कितनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी फार्मर को दे रही है कि पहले से ही पता है हमको कितना पैसा मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उनके साथ सीधे कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो इनसिक्योरिटी भी बढ़ती है। आप उन कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट में हो, अगर कंपनी वाले आपके साथ काम नहीं करना चाहते तो आपका लॉस हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सही से पूरा नहीं कर पाए तो दिक्कत, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इनसिक्योरिटी भी इसी के साथ बढ़ती है। साथ ही साथ क्या हुआ है भाई, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि फ्लावर्स वगैरह का एक्सपोर्ट भी होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट में भी लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे एग्रीकल्चरल लैंड है ना, ये फूड ग्रेन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि लैंड में ग्रेन्स वगैरह उग रहे हैं, कई बार हमें दूसरी चीजें भी देखने को मिल जाती हैं, जैसे घर के फ्लावर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। साथ ही साथ इसके एडिशन में हमें देखने को मिलता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज्यादातर किन चीजों का प्रोडक्शन हो रहा होता है भाई? एलीट आइटम्स का हो रहा होता है, जो महंगे बिकेंगे मार्केट में, जिनमें हाई डोजेस ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स लगते हैं। जब ये चीजें लगती हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इकोलॉजिकली इतने अच्छे नहीं है, हमारे एनवायरमेंट के लिए इतने अच्छे नहीं है, तो ये नेगेटिव चीज भी हमारे सामने आ जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, while farmers in India for centuries have periodically faced distress due to drought, crop failures और debt, the phenomena of farmer suicide appears to be new। अब भाई सुसाइड क्यों होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फार्मर सुसाइड एंड मार्जिनल रीजन की हम बात करते हैं। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन बेल्ट था, तो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर थे वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते थे। कैसे यूज करना चाहते थे भाई? एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके। लेकिन क्या रीजन था भाई? अनफॉर्चुनेटली वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिली जिसका हमें फार्मर के सुसाइड देखने को मिल रहा है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बहुत रीजन है, जैसे कि भाई कई बार सब्सिडीज नहीं मिल रही होती है, गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज हटा लेती है, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट प्राइस होती है वो फार्मर से वो छीन लेते हैं। जब गवर्नमेंट ही साथ नहीं दे रही, फार्मर क्या करेंगे? साथ ही कई बार हमें ये देखने को मिलता है कि जो फार्मर है लोगों से पैसा उधार में लेते हैं, क्रॉप फेल हो जाता है तो डेट ट्रैप में चले जाते हैं, फिर उधार लेते हैं, तो कुल मिला के ऐसी जिंदगी हो जाती है कि भाई कर्जा ही इतना हो जाता है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है क्या करें। तो इसमें भी वो कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। फिर क्रॉप फेलियर, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत रीजनों से क्रॉप फेलियर हो जाता है। कई बार ज्यादा रेन हो गई, कई बार कम हुई, पेस्ट आ गए, इंसेक्टिसाइड्स आ गए, बहुत रीजन है, तो ये भी प्रॉब्लम है। फिर मार्केट पर भी डिपेंडेंट होते हैं भाई। कई बार ऐसा होता है कि क्रॉप फेल हो जाता है तो उनका कुछ भी नहीं रहता है वापस अपने लिए, क्या वो करेंगे? कई बार मार्केट उतना प्राइस नहीं दे रहा होता है, ये रीजन हमें देखने को मिलते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे और खर्चे भी होते हैं भाई। एजुकेशन में खर्चा लगता है, डाउरी तो आपने देखा होगा रूरल एरिया में आज भी बहुत चल रहा है, मेडिकल केयर हो गया, इनमें पैसा लगता है। तो फार्मर करे क्या? एक्सप्लॉइट हो रहा है, कई जगहों पर पैसा नहीं है, इतनी प्रॉब्लम आती है। उस वजह से हमें देखने को मिलता है कि कई बार फार्मर इतने ऐसे गलत स्टेप्स भी उठा लेते हैं। तो भाई यही आता है हमारा इस चैप्टर में। आप सभी को अपनी सोशियोलॉजी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मुझे मालूम है भाई आप सब आग लगाने वाले हैं, तो फिर से आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। ऊपर पूरी प्लेलिस्ट डाल रहा हूँ, बिल्कुल आराम से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपने फंसना है पक्का सीरीज एक बार देख लिया, टाइम है तो एक बार फिर से देखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है। बाकी यार वीडियो को लाइक शेयर करिए, जितने दोस्तों के साथ आप हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं उतनी ज्यादा शेयर करिए, हर एक बच्चे की हमें मदद करना है। बाकी अभी के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।